हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ईवीएस पैडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसको लास्ट तक देखिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस का पूरा एक सेट है। हम लोग 3 बजे की क्लास में प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप 3 बजे मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर हम लोग आल सब्जेक्ट के प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। सोशल साइंस की क्लास आपको 5 बजे मिलती है, जहाँ पर अभी हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। चैप्टर वाइज क्लासेस जो है वो भी आपको मिलती हैं, और 5 बजे की क्लास में हम लोग चैप्टर वाइज जो क्लासेस हैं वो भी आपको मिलती हैं, और साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं सोशल साइंस की। तो 5 बजे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, और 3 बजे की क्लास में भी आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। आज हम लोग जो है ईवीएस पैडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला है क्वेश्चन, रमा अवधान जो है स्मरण शक्ति, समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर रही थी। वह जो है संकेंद्रित थी, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी यानी कि अटेंशन, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात यहाँ पर हो रही है। एंड प्लानिंग यानी कि वो प्लान बना रही है, योजना बना रही है। स्मरण यानी मेमोरी, और प्रॉब्लम सॉल्विंग की वो जो है योजनाएं बना रही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? तो पहला है सम समूह जो है दबाव पर है, या फिर सामाजिक कौशलों पर, या फिर सहयोगी कौशलों पर, या फिर संज्ञान पर। तो क्वेश्चन जो है फर्स्ट, इसका आंसर होगा फोर ऑप्शन, क्योंकि ये बात जो है संज्ञान यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बात कही जा रही है। अगर आप स्मरण यानी मेमोरी, अगर आप कुछ चीज़ें याद कर रहे हो, कुछ चीज़ें समझ रहे हो, तो आप दिमाग से ही समझोगे। प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर रहे हो तो भी आप दिमाग से ही करोगे, आपको दिमाग का अपना प्रयोग करना पड़ेगा। आप योजनाएं बनाओगे, अगर कोई प्लानिंग कर रहे हो तो भी आप अपने दिमाग का प्रयोग करोगे। यानी कि जो जितना भी ये प्रोसेस हो रहा है, मेमोरी हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ, योजना बनाना यानी प्लानिंग करना हुआ, तो ये सारा जो है आपका प्रोसेस दिमाग से हो रहा है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका होगा। आंसर हो जाएगा फोर ऑप्शन सही। समूह की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही, ना तो यहाँ पर सोशल समाज की कोई बात की जा रही है, ना ही यहाँ पर ग्रुप लर्निंग हो रही है। यहाँ पर बात कही जा रही है मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्लानिंग की बात हो रही है। तो ये जो भी सारा प्रोसेस हो रहा है आप दिमाग से करोगे। आंसर होगा फोर ऑप्शन, क्योंकि आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम जो है इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्लानिंग भी जो आप करते हो तो आप दिमाग से कर रहे होते हो। तो आंसर हो जाएगा फोर ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। ईवीएस के शिक्षक ने बच्चों को वृक्षों की जो है गिरी हुई पत्तियों को आकार, जो है आमाप, बनावट इत्यादि के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। शिक्षक का उद्देश्य है, यानी कि जो पेड़ से पत्ती गिरी हुई हैं उनको आकार, और जो उसका माप है और बनावट है इत्यादि के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने को कह रही है। यानी जिनकी पत्ती गोल है उनको आप एक समूह में करो, जिनकी पत्ती लंबी है आप उनको एक समूह में करो। तो क्या ग्रुप में जो है व्यवस्थित करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो शिक्षक का क्या उद्देश्य है? तो पहला ऑप्शन है पत्तियों के विषय में उनकी समझ में वृद्धि, इसके लिए मतलब जो है टीचर ग्रुप में करवा रही हैं। या फिर अवलोकन और वर्गीकरण कौशलों में वृद्धि है, या फिर पत्तियों के ज्ञान में वृद्धि है, या फिर उसके अध्यापन में जो है आमोद प्रमोद तत्व की वृद्धि है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें आंसर होगा 2 ऑप्शन, यानी कि अवलोकन और वर्गीकरण के कौशल में वृद्धि हो रही है। क्योंकि जब आप अवलोकन करोगे यानी आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, तभी समझ पाओगे कि हाँ कौन सी पेड़ की पत्ती जो है वो गोल है, कौन सी लंबी है, एक आकार की कौन सी पत्तियां हैं, कैसे हमको ग्रुप इनको रखना है, वर्गीकरण करना है। तो आप जब अवलोकन करोगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, आप ध्यान दोगे, वर्गीकरण करोगे, तभी जाके आप चीज़ों को समझ पाओगे, तभी जाके आप ग्रुप में जो है चीज़ों को रख पाओगे, यानी कि जो पत्तियां हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही, क्योंकि टीचर क्या है बच्चों में अवलोकन और वर्गीकरण के कौशल जो है वो विकसित करना चाह रही है। आंसर होगा फोर ऑप्शन। पत्तियों के ज्ञान में वृद्धि, यहाँ पर पत्तियों के ज्ञान की वृद्धि नहीं हो रही, क्योंकि क्या है टीचर ग्रुप में यानी समूह में व्यवस्थित करने की बात कह रही हैं। पहला भी ऑप्शन नहीं होगा आपका, यानी फोर ऑप्शन भी नहीं होगा। आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। अगला है विद्यार्थियों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक क्या कर सकता है, यानी कि जागरूकता लानी है ईवीएस के प्रति। तो एक टीचर जो है वो क्या करेगा? तो पहला ऑप्शन है शिक्षक उनसे घरेलू वस्तुओं को बनाने में प्रयोग होने वाले जैविक व भौतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता को बताएगा, या फिर
शिक्षक अपने आसपास उपस्थित वनस्पति व पशुओं पर मानव व्यवहार के प्रभावों को बताएगा, या फिर शिक्षक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाएगा, या फिर शिक्षक औद्योगिकरण के लिए वन उन्मूलन के महत्वपूर्ण को समझाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड, इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि ए बी सी। ए सही है, बी सही है और सी सही है। डी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात ईवीएस की हो रही है, यानी कि पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने की बात हो रही है। तो डी ऑप्शन नहीं होगा, बाकी ऑप्शन क्या है सही होंगे। कि शिक्षक उनसे घरेलू वस्तुओं को बनाने में प्रयोग होने वाले जैविक व भौतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता को बताएगा। तो इसमें क्या है, बच्चा ईवीएस के प्रति अवेयर होगा। शिक्षक अपने आसपास उपस्थित वनस्पति व पशुओं पर मानव व्यवहार के प्रभाव को बताएगा कि उन पर क्या मानव का प्रभाव पड़ता है, यानी मानव के जो व्यवहार है उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है। और जो थर्ड है यानी कि सी जो है, शिक्षक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी दिखाएगा, जिससे क्या है बच्चे जो हैं ईवीएस के प्रति, जो इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं उपलब्ध हैं उनके प्रति अवेयर होगा, जागरूक बनेगा। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही क्वेश्चन नंबर थर्ड का, क्योंकि डी ऑप्शन गलत है, जहाँ पर डी है वो गलत हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही। ठीक है, प्रौद्योगिकी की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है, तो इसलिए डी ऑप्शन गलत होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में निहित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि क्रियाकलाप की यहाँ पर बात हो रही है, तो सही क्रम में जो है आपको सही चरणों में क्रमित करना है, यानी क्रम में जो है आपको लगाना है। तो पहला है क्रियाकलाप का संपादन होगा, या फिर पुनरावृत्ति, यानी पुनरावृत्ति करेंगे आप, दोहराएंगे, या फिर योजना बनाना, या फिर चिंतन करना। तो सही जो है विकल्प का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी अगर आपको प्लान करना है, या फिर आप मान के चलिए कोई अगर आपको ऐसे वगैरह लिखना है, या फिर आपको कोई प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है, आपको उस पर काम करना है, तो सबसे पहले आप योजना बनाओगे। सबसे पहले आप दिमाग में अपने चलाओगे, दिमाग लगाओगे, योजना बनाओगे कि हाँ हमको कैसे क्या प्रोसेस करना है। ठीक है, कैसे इसको हम प्लान करेंगे, जो ये मेरा जो मैं प्लान कर रहा हूँ ये सक्सेसफुली हो पाए, कैसे इसको हम जो है स्टार्ट करेंगे, कैसे इसको हम मोड़ देंगे, कैसे इसको एंड करेंगे। तो सारा प्रोसेस आप पहले योजना बनाते हो। ठीक है, तो सी आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो जहाँ पर सी है वो आपका हो जाएगा, यानी सेकंड और फोर्थ गलत हो गया। उसके बाद आएगा आपका क्रियाकलाप का संपादन, यानी कि आपने जो योजनाएं बनाई हैं आप उसको फॉलो करोगे, आप उसका क्या है संपादन करोगे, उसको चालू करोगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा यानी चिंतन करना, यानी प्रक्रम पर विचार करोगे कि हाँ जो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ, जो स्टेप मैंने चालू किए हैं क्या ये सही है, आप उस पर चिंतन करोगे। फिर आप पुनरावृत्त करोगे, यानी आप फिर उसको क्या फिर से रिपीट करोगे, दोहराओगे, समझोगे चीज़ों को कि जो मैं कर रहा हूँ क्या ये सही है या नहीं सही है, क्या इसमें गड़बड़ी हो रही है या गड़बड़ी नहीं हो रही है। ठीक है, तो सी सबसे पहले होगा, फिर आएगा आपका ए। तो सी सबसे पहले, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि क्या है इसमें आपका बी और डी, यानी कि डी पहले होगा फिर आपका बी आएगा, क्योंकि पुनरावृत्ति आप दोहराओगे बाद में, यानी कि दोहराना, पुनरावृत्त करना, यानी फिर से आप सारा प्रोसेस चेक करोगे कि कहीं पे गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, अगर कहीं पे दिक्कत है कोई तो आप उसमें संशोधन करोगे। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही, क्योंकि पहले आप योजना बनाओगे, फिर क्या है क्रिया का संपादन करोगे, यानी उसको चालू करोगे, फिर आप उस पर जो है चिंतन करोगे कि हाँ ये सही है या नहीं सही है, फिर पुनरावृत्ति आप फिर उसको फिर से रिपीट करोगे कि जहाँ पर कोई अगर दिक्कत हुई है तो उसमें संशोधन किया जा सके। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्राकृति को दर्शाती है। यानी एकीकृत प्राकृति क्या होती है ईवीएस की, क्योंकि ईवीएस में आपको सब कुछ इंक्लूड मिलता है। ईवीएस में जितना भी आपके इन्वायरमेंट में आपको है वो सब कुछ ईवीएस के अंतर्गत मिलेगा, एकीकृत होगा। ये नहीं क्योंकि ईवीएस में ये पार्ट अलग है, अगर बच्चे ने जानवर को देख लिया तो ये पार्ट अलग होगा, पेड़ देख लिया तो ये अलग है, पहाड़ उसने देख लिया तो ये अलग है, ऐसा बच्चा नहीं करता। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, ईवीएस यानी अपने इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें वो देखते हैं, जो भी चीज़ें वो पाते हैं, वो सब कुछ एक में इंक्लूड कर रहे होते हैं, वो एक मतलब एकीकृत रूप से सब कुछ देख रहे होते हैं। तो इसलिए जो ईवीएस का पाठ्यक्रम होता है,
मतलब पर्यावरण अध्ययन है वो एकीकृत रहता है, क्योंकि बच्चा जो है अपने इन्वायरमेंट को एकीकृत रूप में देख रहा होता है। इस वजह से जो है ईवीएस का जो है पाठ्यक्रम वो एकीकृत रूप में होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो बात यहाँ पर की जा रही एकीकृत प्रकृति को दर्शाती है। तो पहला ऑप्शन है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि विकसित करना, या फिर किसी पर्यावरणविद को भाषण के लिए कक्षा में आमंत्रित करोगे आप, या फिर सामाजिक व विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के अलग अलग शिक्षकों को भाषण के लिए आमंत्रित करना, या फिर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की अलग अलग पाठ्य योजना बनाना। तो अलग अलग आपको पाठ्य योजनाएं नहीं बनानी, अलग अलग शिक्षकों को भी आपको आमंत्रित नहीं करना, पर्यावरणविद को भी आप लेक्चर देने के लिए आमंत्रित नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे क्या हैं, छोटे हैं। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षण की अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि विकसित करेंगे कि बच्चा जो है चीज़ों को समझ पाए, बच्चा जो है चीज़ों को कनेक्ट कर पाए। आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही। ठीक है, बाकी क्या है ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। अगला जो है निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। कि पाठ्यक्रम यानी कि पर्यावरण अध्ययन जो है उसमें पहेलियां क्यों इंक्लूड की जाती हैं। तो 1 to 5 में आपने देखा होगा कि पहेलियां इंक्लूड होती हैं, ऐसा क्यों है इस पर भी हम लोग बात करते हैं। तो पहेलियां इसलिए इंक्लूड की जाती हैं कि बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो पाए। आपने देखा होगा जब आप ईवीएस का सेट डिस्कस करते हो तो इसमें भी अब जो है क्वेश्चन पहेलियों की तरह पूछे जाने लगे। पहले ऐसा नहीं था, बट 2022 से ऐसा भी इंक्लूड किया गया जो है सीटेट ईवीएस में, कि जो है पहेलियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि पहेलियां इंक्लूड होती हैं? पहेलियां इसलिए इंक्लूड की जाती हैं 1 to 5 में, क्योंकि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, बच्चा इंटरेस्ट लेके चीज़ों को पढ़े, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं। अब पहेलियों के माध्यम से बच्चा जब चीज़ों को समझ रहा होता है, जब पहेलियों के माध्यम से टीचर बच्चे से पूछता है तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले रहा होता है। वो समझता है कि अच्छा इसका ये ऑप्शन ना होकर के ये आंसर हो सकता है। अच्छा ऐसी चीज़ें कौन सी बनी हुई होती हैं, वो अपने इन्वायरमेंट में चीज़ें ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर देता है कि हाँ अच्छा ऐसी कौन सी वस्तु होगी जो इसका आंसर हो सकता है। तो बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही होती है, बच्चा तर्क वितर्क करने की क्षमता उसकी बेहतर हो रही होती है। इसलिए पहेलियों को इंक्लूड किया जाता है। बच्चा कल्पनाएं करना शुरू कर देता है, बच्चा यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग उसकी डेवलप हो रही होती है, आप ये मान के चलिए, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही होती है, बच्चा तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है, बच्चा कल्पनाएं करना शुरू कर देता है, बच्चा चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। तो बहुत सारी थिंकिंग बच्चे में डेवलप हो रही होती हैं, इसीलिए पहेलियों को ऐड किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहेलियाँ जो होती हैं बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले रहा होता है, उसको इंटरेस्ट यानी उसको मज़ा आ रहा होता है, इंटरेस्ट आ रहा होता है, तो इसलिए वो और चीज़ों को ध्यान दे रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए पहेलियाँ इंक्लूड की जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका आंसर कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना। तो विद्यार्थियों के मन को भ्रमित नहीं करना होता है, बल्कि जो कन्फ्यूज़न होती है और अच्छे से क्लियर हो रही होती है, इसमें बच्चा इंटरेस्ट ले रहा होता है। विद्यार्थियों को खेल जो है खिलाना, ये भी आपका नहीं होगा कि खेल खिलाने के लिए पहेलियों को इंक्लूड किया जाता है। विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा कि टीचर विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करने के लिए पहेलियां इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, बिल्कुल सही बात है कि बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग बेहतर होगी, लॉजिकल एबिलिटी जो है वो बच्चे में बेस्ट होगी। वो क्या है, लॉजिक करेगा, तर्क वितर्क करेगा, समझेगा चीज़ों को कि हाँ जो ये टीचर पूछ रहे हैं अच्छा ऐसी कौन सी चीज़ होती होगी, ऐसी दिखती होगी, इस कलर की होगी। तो बच्चा चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है अपने इन्वायरमेंट पे, वो जो है उसमें लॉजिक आना स्टार्ट हो जाता है। आंसर हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। अगला है रीमा ने अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न भागों में मनाए गए विभिन्न त्योहारों के उत्सवों पर जानकारी एकत्र करने का जो है नियत कार्य दिया और उन्हें कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य यानी एक टीचर जो है वो क्या कर रही है, विद्यार्थियों को विभिन्न जो त्योहार हैं और उत्सव हैं उनके बारे में जो है नियमित रूप से कार्य दे रही हैं और कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए भी कह रही हैं कि आप कक्षा में प्रदर्शित करें। तो ये क्रियाकलाप जो हो रही है इसका क्या उद्देश्य होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? तो पहला है देश के सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहारों के विषय में जानना जाएगा।
तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि देश के जो लोकप्रिय विषय हैं उनके बारे में जानने की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। हमारे देश में सांस्कृतिक की विविधता के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यानी कि जो सांस्कृतिक विविधता है हमारे देश में, उसके प्रति बच्चा संवेदनशील बनेगा इसके माध्यम से। क्योंकि हर बच्चों का त्योहार अलग होता है, हर बच्चे का जो उत्सव है, हर बच्चे का कल्चर अलग है, हर बच्चे का जो त्योहार है वो अलग होता है, अलग तरीके से मनाया भी जा रहा होता है। तो हर जो संस्कृति में विविधता है, उनके प्रति बच्चे क्या है, संवेदनशील बनेंगे, उनके प्रति बच्चे अवेयर होंगे, उनके प्रति जो उनमें अपनत्व की भावना आएगी। ठीक है, आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से ही। बाकी हमारे देश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों का एक रिकॉर्ड बनाए रखना, ये इसकी बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। विभिन्न त्योहारों को उत्सव रूप में मनाने के लिए विद्यार्थियों को मतलब जो प्रेरित कर रहे हो आप, इसका भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बच्चा संवेदनशील होगा। ये आपका बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि बच्चा अवेयर होगा, एक दूसरे के प्रति जो है भावनाएं आएंगी, अपनत्व की भावना बढ़ेगी, दूसरे धर्म धर्म के प्रति बच्चे का सम्मान बढ़ेगा, वो दूसरे के त्योहारों को भी जो है सम्मानित करेगा। आंसर हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें बात कही जा रही है कि आदित्य एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ बैठे और उन्होंने जो है चिकनी मिट्टी से कई चीजें बनानी सीखी। एक विद्यार्थी जो अन्य विद्यार्थियों के साथ फर्श पर नहीं बैठ सकती थी, वह कुर्सी पर बैठी और उसने आदित्य और उसके सहपाठियों से चिकनी मिट्टी से विभिन्न वस्तुएं बनानी सीखी। इस क्रियाकलाप के दौरान आदित्य ने बच्चों से बातें की और जो है सृजनात्मकता को प्रोत्साहित किया, क्योंकि क्या है, बच्चे जो है सब बना रहे थे चीज़ों को। उसने विद्यार्थियों को चिकनी मिट्टी का उपयोग करके अपनी पसंद का दृश्य बनाने के लिए कहा। प्रत्येक समूह ने एक भिन्न विचार प्रस्तुत किए, एक जो है भिन्न दृश्य बनाया। इसके द्वारा उसने जो है अवसर प्रदान किए, यानी उन जो है इसके द्वारा उसने अवसर प्रदान किए। कौन से अवसर जो है बच्चे को जो है आदित्य ने दिए, क्योंकि क्या है, वो मिट्टी से चीज़ें बना रहा था, चिकनी मिट्टी से। फिर बच्चे आपस में बना रहे थे, फिर समूह में जो है बच्चों ने बनाया और फिर विभिन्न विचार प्रस्तुत किए गए। तो इसमें जो है कौन से अवसर विकसित हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो पहला है विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिला है, यानी बच्चे जो है अपनी प्रतिभाएं प्रदर्शित कर पाए। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चे अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, विभिन्न दृश्य बना रहे हैं, तो अपनी प्रतिभाएं जो है प्रदर्शित हो रही हैं। आप समझ में आएगा कि हाँ, बच्चा जो है उसकी ड्राइंग कैसी है, वो कैसे चीज़ें बना पा रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। अगला है जिससे कि वह अपनी क्षमता को बेहतर कर सके, या फिर विद्यार्थियों में जो है प्रतिद्वंदता को जो है मन में बैठाना। तो प्रतिद्वंदता यहाँ पर नहीं बैठ रही है, क्योंकि बच्चे क्या ग्रुप में भी सीख रहे हैं। ठीक है, ग्रुप में भी वो मतलब चित्र बना रहे हैं, जो मतलब वस्तुएं बना रहे हैं। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, डी। बाकी क्या है, फर्स्ट और बी, यानी ए और बी सही है, यानी अपनी क्षमता को बेहतर करेंगे, क्योंकि वो समूह में जब चीज़ें बनाएंगे तो और उनमें जो है बेहतर, यानी और इम्प्रूवमेंट होगा, और वो कोशिश करेंगे कि हम और बेहतर करें। तो आंसर होगा 4 ऑप्शन, यानी कि ए और बी सही है, सी जो है वो गलत हो जाएगा। आंसर होगा 4 ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। यदि आपको ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना कठिन लगे, तब एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। यानी ईवीएस की क्लासरूम चल रही है और कोई टॉपिक आपको लगता है कि टफ है। ठीक है, यानी कि आपको लगता है कि ईवीएस का कोई एक टॉपिक जो है डिफिकल्ट है टू टीच, तो कौन सा जो है आप मेथड प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन है मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति करेंगे, या फिर विद्यार्थियों से प्रश्न करेंगे, या फिर उसे पढ़िए और पढ़ाएं, या फिर समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी समूह शिक्षण रणनीति का आप उपयोग करेंगे। ठीक है, आंसर होगा 4 ऑप्शन, क्योंकि जहाँ पर मिस्टेक हो रही है, जब आप ग्रुप लर्निंग कराएंगे तो वो बेहतर होगी, एक दूसरे की मदद करके बच्चे को जो नहीं भी पता है वो भी एक दूसरे की मदद से वो सीख लेगा। तो आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन सही। बाकी क्या है, मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति कर रहे हो आप मल्टीपल टाइम, मतलब फिर से आप रिविजन कर रहे हो, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। विद्यार्थियों से प्रश्न करके, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ईवीएस को पढ़ाने में प्रॉब्लम हो रही है, यानी कठिन जो है कोई विषय
पढ़ाना कठिन लगे तब शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो आप विद्यार्थियों से उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करोगे, उसे पढ़िए और पढ़ाइए। जब आपको पहले से प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको रीडिंग नहीं करवा पाएँगे। जब जब आप समूह शिक्षण करेंगे तो इसमें क्या है बेस्ट होगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप दूसरे की मदद ले पाएँगे। आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 10। अगला है क्वेश्चन, आरती के विद्यालय में ईवीएस की एक जो है प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यानी ईवीएस की जो क्लासरूम चल रही थी उसमें एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को माता पिता को संतुष्ट करना, या फिर विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना, या फिर प्रधानाध्यापक और सहकर्मियों को जो है प्रसन्न करना, या फिर विद्यार्थियों को प्रभावी जो है पैसों के जो है विकल्पों के लिए प्रशिक्षण देना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का? तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, यानी विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना। ठीक है, आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन सही। प्रधानाध्यापक और कर्मचारियों को प्रसन्न करना, ये आपका नहीं होगा। 4 भी नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि ईवीएस की एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। ठीक है, तो आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो उपयुक्त उद्देश्य होगा? तो रचनात्मक प्रवृत्ति रचनात्मक प्रवृत्ति जो है प्रविधि को निर्दिष्ट करना होगा। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि प्रदर्शनी तभी आयोजित हो पाएगी जब आप कुछ नया क्रिएट कर पाओगे, कुछ नए तरीके से एक्टिविटी कर पाओगे। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 11। ईवीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम की जो है विधि निर्भर नहीं करती। तो कौन सा ऑप्शन होगा जिसपे जो है प्रक्रम की विधि जो है वो निर्भर नहीं कर रही? क्वेश्चन जो है निगेटिव है, तो निगेटिव का निगेटिव आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन है विद्यालय के जो है दर्शन शास्त्र पर, या फिर संसाधनों की उपलब्धता पर, या फिर बच्चों की जो है आवश्यकताओं पर, या फिर बच्चों का पूर्व अधिगम अनुभवों पर। तो ऑप्शन है यानी कि क्वेश्चन जो है वो निगेटिव है, तो निगेटिव का निगेटिव आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट ऑप्शन, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर। ठीक है, यही आपका आंसर निगेटिव होगा और निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा। संसाधनों की उपलब्धता, ये आपका बेस्ट है। बच्चों की आवश्यकताएं क्या हैं, एटलीस्ट बच्चे की नीडें क्या हैं, उस पर भी आप फोकस करोगे तभी जाके जो शिक्षण क्रम है वो बेहतर हो पाएगा। बच्चों के पूर्व अधिगम अनुभव, ये भी आपका सही होगा कि बच्चे का प्रीवियस नॉलेज भी आप ध्यान में रखते हुए उसकी एक्टिविटी प्लान कर रहे हो, उसकी जो है लर्निंग करवा रहे हो। और संसाधनों की उपलब्धता, क्लासरूम में कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड हुआ, चार्ट हुई, तो सारे संसाधन उपलब्ध होने चाहिए जिससे कि बच्चे जो हैं अच्छे से लर्निंग कर पाएँ। अगर उनको कोई हेल्प चाहिए, कोई और मेथड का अगर टीचर को प्रयोग करना है तो एक्टिविटी उसमें प्लान कर पाएँ। ये सारे तो ऑप्शन सही थे, लेकिन विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर ये आपका आंसर गलत हो जाएगा और निगेटिव का निगेटिव आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 12। अगला है ईवीएस का शिक्षण अधिगम प्रभावी होगा यदि शिक्षक, यानी कि ईवीएस की जो क्लासरूम है उसका जो शिक्षण है यानी कि जो लर्निंग है वो प्रभावशाली होगी यदि टीचर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? पहला है विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करे तब जाके प्रभावशाली बनेगा, या फिर का अपने विषय पर अधिकार हो, या फिर विषय समाप्त करने के पश्चात गृह कार्य जो है नियत कार्य दे, यानी जो है जो टॉपिक पढ़ा रहा है टीचर उसके बाद जो होमवर्क बच्चों को सभी को कंप्लीट करवाए, यानी सभी बच्चों को होमवर्क दे, या फिर विषय के प्रारंभ में विद्यार्थियों को जो है उद्देश्य बता दे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 12 का? तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा कि विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करेगा, तभी जाकर के जो है ईवीएस की क्लासरूम एक्टिव मतलब प्रभावशाली बन पाएगी। क्योंकि अर्थपूर्ण और संदर्भित यानी कि जो लर्निंग हो रही है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए और संदर्भित भी हो कि बच्चा चीज़ों को समझ पाए। आप ईवीएस में ऐसे एग्जाम्पल इंक्लूड करें, ऐसे एग्जाम्पल प्रेजेंट करें जिससे बच्चा चीज़ों को कनेक्ट कर पाए। ठीक है, जो अपने इन्वायरमेंट में वो चीज़ें देख रहा है वहाँ से जो है एग्जाम्पल इंक्लूड करें। ऐसा नहीं कि बच्चा जो है आप ऐसे एग्जाम्पल इंक्लूड कर रहे हैं जब बच्चे ने यानी कि बच्चे ने कभी वो वस्तुएं देखी ही नहीं, वो चीज़ें कभी उसने सुनी ही नहीं या नाम भी नहीं सुने। आप ऐसे इंक्लूड कर रहे हो तो बच्चा चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाएगा। आप ऐसे एग्जाम्पल प्रेजेंट करें जो बच्चे के रियल लाइफ से कनेक्ट हो रहे हो।
और साथ में जो लर्निंग हो रही है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, वो अर्थपूर्ण होनी चाहिए, और जो क्रियाकलाप है आप उनको संचालित करोगे तो क्या है, ईवीएस की जो क्लासरूम है वो प्रभावशाली बन पाएगी। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। अगर आपका विषय पर अधिकार है, यानी आपको सारी विषय जो है ईवीएस की बहुत अच्छे से आ रही है, लेकिन आप अच्छे से लर्निंग नहीं करवा पा रहे हो, अपने मेथड का प्रयोग नहीं कर पा रहे हो अच्छे से क्लासरूम में, तो क्या लर्निंग प्रभावशाली होगी? नहीं होगी। क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको बहुत कुछ नॉलेज होता है, बट एक्सप्लेन करने का तरीका उनका अच्छा नहीं होता है, वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते, अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे होते, तो क्या लर्निंग प्रभावशाली हो पाती है? नहीं हो पाती। कुछ लोगों के एग्जाम्पल इतने अच्छे होते हैं कि आपको फर्स्ट टाइम ही समझ में आ जाते हो, काफ़ी लंबे टाइम तक आपके दिमाग में फीड रहते हैं, और कुछ लोगों के ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, कुछ लोगों की मतलब टीचिंग मेथड ऐसी होती है जो आपको समझ में ही नहीं आती। ठीक है, तो वो अलग अलग होता है सबका प्रोसेस। बाकी अगर आप ये समझ रहे हो कि मतलब ईवीएस के विषय पर आपका अधिकार हो जाए, इससे लर्निंग प्रभावशाली हो जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सभी को आप गृह कार्य दे रहे हो, यानी होमवर्क दिए जा रहे हो, इससे जो है लर्निंग प्रभावशाली होगी, ये भी आंसर नहीं होगा। विषय के प्रारंभ में जो है विद्यार्थियों को आप उद्देश्य बता देते हो कि इस चैप्टर का ये उद्देश्य होने वाला है, तो ये भी जो है लर्निंग प्रभावशाली इससे नहीं होगी। क्योंकि लास्ट में जब बच्चा पूरा टॉपिक अच्छे से समझ लेगा, अच्छे से आप डिस्कस करोगे, तो बच्चा लास्ट में खुद ही समझ जाएगा कि इसका क्या उद्देश्य था। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा तो आप क्लियर कर दोगे लास्ट में। अगर आप पहले से ही बता दोगे तो बच्चा चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। ईवीएस के शिक्षण को प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जो जांच आधारित हाथ से करने वाले अधिगम की घटनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है? बात यहाँ पर हो रही है शिक्षण को प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो कौन सी जो है अधिगम की घटनाएं हैं? तो पहला ऑप्शन है, आंसर दिया गया, यानी कौन सा कौशल नहीं है, यानी क्वेश्चन जो है वो निगेटिव है। तो पहला है नियत करना, प्रेक्षण करना, पूर्वानुमान लगाना, या फिर निष्कर्ष निकालना। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा नियत करना, यानी कि आप डेली जो है आप करते जा रहे हो, तो इसमें आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन से। यही आपका निगेटिव है। पूर्वानुमान लगाना कि आप तो पहले से थोड़ा बहुत गेस लगा रहे हो, ये आपका पॉजिटिव है। निष्कर्ष निकालना, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन जो है निगेटिव हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पाठ्य अध्ययन को यानी पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर किस कक्षा में स्थान दिया गया? यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020, उसके अनुसार जो ईवीएस है उसको एक विषय के तौर पर स्थान मिला, तो कौन से क्लास में मिला? पहला है कक्षा सेकंड और थर्ड में मिला, या फिर क्लास थर्ड यानी क्लास थर्ड और फिफ्थ आपका फोर में मिला, या फिर क्लास सिक्स और सेवन्थ यानी सेवन्थ और एट्थ में मिला, या फिर नाइन और टेंथ में मिला। तो किसमें जो है बच्चों को यानी कि बच्चों को जो है पर्यावरण अध्ययन की विषय जो है विषयों के तौर पर एक कक्षा समूह में स्थान मिला? तो कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 14 का? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि क्लास थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ में मिला। ठीक है, आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो ईवीएस होती है आपकी 1 to 5 में नहीं है। ईवीएस जो है 1 to 5 में आपकी नहीं है, ये क्लास थर्ड से ही स्टार्ट होती है, थर्ड से लेके फिफ्थ तक है। क्योंकि 1 to 5 में बच्चे छोटे होते हैं, वो सारी चीज़ों को जो है एक साथ देख रहे होते हैं। तो ईवीएस जो होती है आपको मैथ और हिंदी के माध्यम से पढ़ाई जा रही होती है 1 to 5 यानी 1 और 2 क्लास में। ठीक है, 1 और 2 क्लास में जो है ईवीएस जो होती है वो मैथ और हिंदी के माध्यम से पढ़ाई जाती है। ईवीएस की कोई बुक नहीं होती है। लेकिन वहीं पे जब क्लास थर्ड में बच्चा आता है तो थर्ड में वो ईवीएस जो है प्रॉपर तरीके से पढ़ना शुरू कर देता है। क्लास थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ में ईवीएस की बुकें हैं, लेकिन 1 और 2 में बुकें नहीं होती, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वो सभी चीज़ों को एक साथ देख रहे होते हैं। इसलिए क्या है, ईवीएस जो होती है वो हिंदी और मैथ के द्वारा पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो है पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर जो है कक्षा थर्ड से लेकर फिफ्थ तक इंक्लूड किया गया है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि 1 to 5 में क्या यानी 1 और 2 में कोई बुक नहीं है ईवीएस की, लेकिन थर्ड टू फिफ्थ में जो है भी बुक ईवीएस की, वो आपके थीम पर आधारित है। यानी थीम और उप थीम जो दी गई हैं उन्हीं के अराउंड जो है आपकी पूरी ईवीएस घूम रही होती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है
प्राकृतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धि को आप एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे? यानी कि प्राकृतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धि है और उसमें आप जो है ईवीएस के एक टीचर हैं, उसके नाते आप बच्चे को कैसे समझाएंगे कि आप इसका जो है प्रयोग अच्छे से करें? तो पहला ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों पर एक अच्छी सी पुस्तक यानी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से आप समझाएंगे, या फिर प्राकृतिक संसाधनों का एक अच्छा व्याख्यान दे देंगे, या फिर किसी पर्यावरण विशेषज्ञ द्वारा जो है लेक्चर के माध्यम से आप समझाएंगे, या फिर कक्षा में बच्चों को कोयले का टुकड़ा दिखाकर उसकी भविष्य में उपलब्धता एवं उपयोग संबंधी चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, आंसर होगा 4 ऑप्शन। क्योंकि क्या है, इसमें अब बच्चा एक्टिव होगा। अब बच्चा जब आप समझाओगे कि कोयले का जो टुकड़ा दिखाओगे, फिर भविष्य में उसकी उपलब्धता एवं उपयोग संबंधी इस पर चर्चाएं करोगे, तो बच्चा एक्टिव होगा और बच्चा समझेगा कि हाँ, हमको कैसे अपने प्राकृतिक जो संसाधन है उनका जो है हमको कैसे प्रयोग करना चाहिए और इनको बनने में कितना टाइम लगता है, क्या प्रोसेस रहता है। तो बच्चा क्या है, इसके प्रति अवेयर होगा। ठीक है, वो उसको सही से प्रयोग करना शुरू करेगा। लेकिन प्राकृतिक संसाधनों की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से आप पढ़ाओगे तो बच्चा ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। आप लेक्चर दे दोगे, ये भी आंसर नहीं होगा। आप किसी विशेषज्ञ को बुला कर के आप लेक्चर दिला रहे हो क्लासरूम में, तो इसमें क्या है, बच्चा निष्क्रिय रूप से चीज़ों को सुन लेगा, लेकिन वो उस पर फॉलो नहीं करेगा। लेकिन जो 4 ऑप्शन है, इस पे आप चर्चाएँ करोगे, बच्चों को दिखाओगे कि हाँ, इसका भविष्य में बनने में कितना टाइम लग रहा है, भविष्य में इसकी क्या उपलब्धता है, क्या प्रयोग है, इस पर आप चर्चाएँ करोगे, तो क्या है, बच्चा अवेयर होगा, बच्चा चीज़ों को कनेक्ट करेगा, बच्चा समझेगा। क्योंकि प्रेज़ेंट में उसके टाइम यानी प्रेज़ेंट यानी प्रत्यक्ष रूप से जो है चीज़ें हो रही होंगी, तो वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, ज़्यादा उसके प्रति अवेयर होगा। आंसर होगा 4 ऑप्शन सही। ठीक है, बाकी क्या है, ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा। क्लास कैसी लगी वो भी आप लोग बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट जो है वो टाइम से मिलती है। एंड आपको सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करवाई जाती है, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। कल हम लोग सीडीपी मैराथन करने वाले हैं, यानी कि सीडीपी जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के क्वेश्चन उसमें हम इंक्लूड करेंगे। तो आप लोग कल की क्लास को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। 3 बजे आपको क्लास मिल जाएगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो 3 बजे की क्लास को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में भी आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।